HIV एड्स के मामले में भारत जागतिक स्तर पर तीसरे क्रमांक पे है। 2020 में इंडिया में लगभग 23 लाख HIV के पेशेंट्स थे। तो इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि HIV क्या है, HIV कैसे फैलता है, HIV की डायग्नोसिस कैसे होती है और HIV से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं। हम ये भी देखेंगे कि HIV पॉजिटिव होने के बावजूद भी आप एक अच्छी जिंदगी कैसे जी सकते हैं। तो पहले देखते हैं कि HIV है क्या। HIV मतलब ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ये एक वायरस है जो आपकी रोग प्रतिकार शक्ति को पूरी तरह से कमजोर कर देता है। इसकी वजह से आप किसी भी डिसीजेस से फाइट नहीं कर सकते और अगर ये सीवियर होते जाता है तो HIV का रूपांतर एड्स में हो जाता है। तो पहले ये देखते हैं कि HIV का संक्रमण कैसे होता है। इन 4 मुख्य कारणों से HIV का संक्रमण होता है। पहला, असुरक्षित यौन संबंध, दूषित खून चढ़ाने से, तीसरा HIV पॉजिटिव मां से अपने बच्चे को, और चौथा ड्रग की सेवन करने के लिए जो नीडल्स और सिरिंजेस यूज होते हैं उन्हें शेयर करने की वजह से। अगर आप HIV संक्रमित है, आप ट्रीटमेंट पे हैं और आपके खून में विषाणु की संख्या बहुत ही ज्यादा कम है तो संक्रमण के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। HIV का संक्रमण किन कारणों से नहीं होता है ये हम आज देखेंगे। पहले तो सलाइवा मतलब आपकी मुंह की थूक से या फिर आंखों के आंसू से, किसी के साथ हाथ मिलाने से या किसी को गले लगाने से, कीटकों से या हवा के द्वारा HIV का संक्रमण नहीं होता है। उसी तरह पसीने से या एक डिश में खाना खाने से या टॉयलेट सीट्स शेयर करने से HIV संक्रमण नहीं होता। महिला सेक्स वर्कर्स, पुरुष समलैंगिक, इंजेक्शन द्वारा ड्रग्स लेने वाले लोग और ट्रक ड्राइवर्स, इन सब ग्रुप्स में HIV का संक्रमण होने का खतरा सबसे ज्यादा होता है। तो ये HIV वायरस हमारे बॉडी में एक्ट कैसे करता है। तो हमारी बॉडी में कुछ सोल्जर्स रहते हैं जो हमें हर डिसीज से बचाते रहते हैं। उन सोल्जर्स का नाम होता है CD4 हेल्पर टी सेल्स। ये जीव जंतु से हमें हमेशा बचाते रहते हैं। HIV वायरस क्या करता है, ये उन CD4 हेल्पर टी सेल्स के ऊपर ही अटैक करता है। ये उनसे बनकर उन्हें डिस्ट्रॉय करके उनकी खुद की कॉपीज बनाना स्टार्ट कर देता है। इसकी वजह से HIV वायरस धीरे धीरे बॉडी में फैलता जाता है और CD4 हेल्पर टी सेल्स की मात्रा धीरे धीरे बॉडी में कम होती जाती है। इस तरह से ये पूरा डिसीज HIV से स्टार्ट होकर एड्स की तरफ जाने लगता है। एड्स HIV का सबसे लास्ट स्टेज है। एड्स में आपके CD4 हेल्पर टी सेल्स 200 से भी कम हो जाते हैं। इस तरह से आपकी पूरी रोग प्रतिकार शक्ति HIV वायरस की वजह से कम हो जाती है और आप कोई भी इन्फेक्शन से लड़ नहीं पाते। अब बढ़ते हैं HIV के स्टेजेस के बारे में जानने के लिए। तो HIV के 3 स्टेजेस होते हैं। द फर्स्ट स्टेज इज द एक्यूट HIV इन्फेक्शन। तो HIV का संक्रमण होने के बाद 2 या 4 हफ्तों के बीच में इसके लक्षण दिखने लगते हैं। 2/3 लोगों को ये लक्षण दिख सकते हैं। तो इसमें फ्लू जैसे लक्षण पाए जाते हैं, जैसे कि बुखार आना, सर्दी होना, खांसी होना, ये सब फर्स्ट स्टेज में दिख सकते हैं। उसके बाद ये लक्षण कुछ दिनों तक या कुछ हफ्तों तक भी दिख सकते हैं। इसके बाद होता है सेकेंड स्टेज, जिसको हम बोलते हैं क्रॉनिक HIV इन्फेक्शन या फिर लेटेंट HIV इन्फेक्शन। इसको लेटेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें पेशेंट को कुछ भी लक्षण नहीं हो सकते हैं, लेकिन फिर भी इस स्टेज में HIV वायरस आपके शरीर में होता है और वो बहुत धीरे धीरे आपके शरीर में मल्टीप्लाई होते रहता है। ये स्टेज में पेशेंट लगभग 10 से 12 साल तक रह सकता है और अगर इस स्टेज में ट्रीटमेंट ना हो तो HIV बढ़ता है आगे एड्स की ओर। एड्स HIV का सबसे एंड वाली कंडीशन है जिसको हम बोलते हैं स्टेज 3 ऑफ HIV इन्फेक्शन। एड्स मतलब एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसमें आपकी रोग प्रतिकार शक्ति इतनी कम हो जाती है कि आप कोई भी इन्फेक्शन से फाइट नहीं कर सकते। इसमें आपको लगातार बुखार आते रहना, आपका वजन तेजी से घटना, डायरिया जो बहुत देर तक अच्छा नहीं हो रहा है, या फिर आपके शरीर में बहुत सारे भागों में गांठों का निर्माण होना, ये सारे चीजें पाई जाती हैं। तो दिस इज द लास्ट स्टेज ऑफ द HIV इन्फेक्शन। अगर यहाँ पे भी ट्रीटमेंट नहीं ली जाए तो एंड में डेथ हो सकती है। हम बढ़ते हैं HIV के डायग्नोसिस की ओर। HIV डायग्नोसिस में 5 C's बहुत इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट इज कंसेंट, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्री टेस्ट काउंसलिंग, करेक्ट टेस्ट रिजल्ट्स,
एंड पोस्ट टेस्ट काउंसलिंग। तो पहले हम देखते हैं कि कंसेंट क्या है। कंसेंट मतलब पेशेंट की मर्जी। कंसेंट के बिना हम ये टेस्ट आगे कंडक्ट नहीं कर सकते। तो पेशेंट की मर्जी इस टेस्टिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट इज कॉन्फिडेंशियलिटी। हम ये पेशेंट को हमेशा बताते हैं कि आपकी कोई भी आइडेंटिटी बाहर रिवील नहीं की जाएगी। आपका नाम या आपका डायग्नोसिस या किसी भी थर्ड पार्टी को हम नहीं दे सकते। दिस इज कॉन्फिडेंशियलिटी। थर्ड इज प्री टेस्ट काउंसलिंग। इसमें हम टेस्टिंग के बारे में सारी जानकारी पेशेंट को देते हैं। इसमें एक इंफॉर्मेशन बुकलेट दिया जाता है जिसमें HIV के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, टेस्टिंग के बारे में इंफॉर्मेशन होती है और ये पत्रक हम पेशेंट को पढ़ने के लिए देते हैं। इसके बाद अगर पेशेंट को कुछ भी डाउट्स है तो वो भी हम क्लियर करते हैं। इस तरह से पेशेंट की काउंसलिंग होने के बाद अगर पेशेंट अनुमति देते हैं टेस्टिंग करने के लिए तो हम पेशेंट का सिग्नेचर एक कंसेंट फॉर्म पे लेते हैं। इसके बाद ही वी गो फॉरवर्ड विद द टेस्टिंग ऑफ HIV। इसके बाद हम ब्लड लेते हैं HIV की टेस्टिंग के लिए और इसमें अकॉर्डिंग टू द नाको गाइडलाइंस मतलब नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मैंडेटरी किया है कि HIV के डायग्नोसिस के लिए 3 टेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पहली टेस्ट पॉजिटिव आती है तो, अगर पहली टेस्ट नेगेटिव आती है तो आगे के टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो अगर पहली टेस्ट पॉजिटिव आती है तो हम जाते हैं दूसरी टेस्ट की ओर। दूसरी टेस्ट अगर पॉजिटिव आती है तो हम जाते हैं तीसरी टेस्ट की ओर। अगर सारे टेस्ट पॉजिटिव हैं तो पेशेंट का रिपोर्ट पॉजिटिव हो जाता है। अगर टेस्ट 2 नेगेटिव है फिर भी हम टेस्ट 3 की तरफ बढ़ते हैं। अगर टेस्ट 3 नेगेटिव है या फिर टेस्ट 2 भी नेगेटिव है तो हम इनडिटर्मिनेट रिपोर्ट करके हम पेशेंट्स को देते हैं। इसका मतलब ये है कि नतीजा पॉजिटिव या नेगेटिव हम अभी बता नहीं सकते। पेशेंट को 1 महीने बाद और 3 महीने बाद वापस ये टेस्टिंग रिपीट करनी पड़ेगी। इस तरह से HIV का डायग्नोसिस लैब्स में किया जाता है। इसके बाद ये नतीजों को बताने के लिए हम हमेशा सील्ड एनवेलप में ये रिपोर्ट रखते हैं और ये रिपोर्ट हमेशा सिर्फ और सिर्फ पेशेंट को दिया जाता है। ये रिपोर्ट देने के वक्त पेशेंट का पोस्ट टेस्ट काउंसलिंग होता है। इसमें पेशेंट को रिपोर्ट एक्सप्लेन किया जाता है। अगर पेशेंट का रिपोर्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है, जो कोई रिपोर्ट है ये पेशेंट को पूरी तरह से एक्सप्लेन किया जाता है। पोस्ट टेस्ट काउंसलिंग HIV डायग्नोसिस का एक बहुत महत्वपूर्ण घटक है। आपके नतीजे इधर HIV1 पॉजिटिव या HIV2 पॉजिटिव या बोथ HIV1 एंड HIV2 पॉजिटिव हो सकते हैं। HIV1 ये सबसे मोस्ट कॉमन HIV वायरस है। HIV2 लेस कॉमन है और HIV1 के मुकाबले वो धीरे धीरे फैलता है। HIV डायग्नोसिस के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जानना जरूरी है और वो है विंडो पीरियड। विंडो पीरियड चालू होता है HIV संक्रमण के बाद। HIV संक्रमण के बाद कुछ हफ्ते या कुछ महीने आपके ब्लड के नतीजों में ये HIV वायरस नहीं आएगा। इसको बोलते हैं विंडो पीरियड। लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है कि इस विंडो पीरियड में आप HIV का संक्रमण किसी और को कर सकते हैं। इसलिए इस विंडो पीरियड में सावधानी बरतना और लैब्स को इस बारे में सतर्क रहना बहुत इंपॉर्टेंट। HIV संक्रमित मां से अपने बच्चे को HIV होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। भारत में लगभग 4% HIV के केसेस इस तरह से संक्रमित होते हैं। इस बारे में आज हम जानकारी लेंगे। ये बहुत जरूरी है कि प्रेग्नेंट मदर्स का HIV के प्रति काउंसलिंग हो और उनका डायग्नोसिस हो। हर प्रेग्नेंट वुमेन के लिए HIV की टेस्टिंग अनिवार्य है। इससे ये पता लगता है कि कौन सी मदर HIV पॉजिटिव है। उसके हिसाब से उस मदर की काउंसलिंग की जाती है और उनकी ट्रीटमेंट इनिशिएट होती है। उनकी ट्रीटमेंट शुरू होने के बाद उनको इस तरह की काउंसलिंग भी दी जाती है कि बच्चे को बर्थ के बाद भी HIV का प्रोफिलैक्सिस मतलब HIV की ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जानी चाहिए। HIV प्रेग्नेंट मदर को लेबर के वक्त और चाइल्ड बर्थ के बाद भी ART मतलब एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी स्टार्ट कर देनी चाहिए। बच्चे को भी ARV प्रोफिलैक्सिस दिया जाता है। ये प्रोफिलैक्सिस बच्चे को HIV संक्रमण से बचाने से मदद कर सकता है। अगर बच्चे को सही से आप प्रोफिलैक्सिस देते हैं और आप खुद HIV ट्रीटमेंट अच्छी तरह से लेते हैं तो आप ब्रेस्ट फीडिंग आराम से कर सकते हैं।
इस बारे में डॉक्टर्स आपको काउंसलिंग करते हैं। उसी तरह स्वास्थ्य कर्मचारियों को नीडल लगने का खतरा बहुत ज्यादा होता है, जिसको हम बोलते हैं नीडल स्टिक इंजरी। ये बहुत ही बड़ी व्यावसायिक जोखिम है। तो अगर ये नीडल स्टिक इंजरी होती है तो आगे क्या करना चाहिए? नीडल स्टिक इंजरी के बाद एचआईवी के संक्रमण से बचने के लिए पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस ये होता है। पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस में हम पहले तो 2 घंटे के अंदर अंदर और ज्यादा से ज्यादा 72 घंटों के अंदर ये एचआईवी की मेडिसिन स्टार्ट करते हैं। ये मेडिसिन आपको रोज लेने होते हैं और 28 दिन तक आपको ये मेडिसिन लेने होते हैं। उसके बाद आप एचआईवी टेस्टिंग घटना के तुरंत बाद, उसके 3 महीने बाद और फिर उसके 6 महीने बाद आप टेस्टिंग करें। ये टेस्टिंग, अगर तीनों टेस्टिंग नेगेटिव है तो आप एचआईवी के संक्रमण से सुरक्षित है। तो इस प्रकार की प्रोफिलैक्सिस गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में उपलब्ध होती है। स्वास्थ्य कर्मचारी हमेशा याद रखें कि पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस 100% इफेक्टिव नहीं होता, इसलिए जितने जल्दी आप ये प्रोफिलैक्सिस ले सकते हैं उतना ये ज्यादा इफेक्टिव होता है। एचआईवी ये डिसीज के लिए कोई भी क्योर नहीं है, इसलिए इसका प्रिवेंशन बहुत बहुत जरूरी है। तो आज हम देखेंगे कि एचआईवी को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, एचआईवी ना हो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। पहले, असुरक्षित यौन संबंध ना रखें, हमेशा कंडोम्स यूज करें और उसका सही तरीके से इस्तेमाल करें। दूसरी बात, ड्रग्स का सेवन कभी ना करें। तीसरी बात, अगर आपको खुद को एचआईवी है तो ट्रीटमेंट आपको खुद को और आपसे किसी और को भी बचा सकता है, इसलिए डॉक्टर की सलाह से समय पर सारी दवाइयां जरूर लें। इससे आपका वायरल लोड बहुत कम हो सकता है और ये इस तरह से कम हो सकता है कि आप किसी और को यह एचआईवी संक्रमण ना दे। अगर आप एचआईवी पॉजिटिव है और आप प्रेग्नेंट है तो डॉक्टर की सलाह से पूरी दवाइयां अच्छी तरह से ले ताकि आप आपके बच्चे को संक्रमित ना करें। अगर आप नियमित दवाइयां लेती है प्रेगनेंसी में तो आपके बच्चे को एचआईवी संक्रमण होने के चांसेस 1% से भी कम है। हाल ही में टैटू लगवाने की बहुत बड़ी फैशन है। अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तभी भी टैटू आर्टिस्ट बहुत रहते हैं जो आपको टैटू लगवाते हैं। तो अगर आप ये कर रहे हैं तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, आपकी नीडल जो टैटू के लिए यूज होती है वो फ्रेश नीडल चाहिए, स्टेराइल नीडल चाहिए और प्लीज आपके नीडल्स किसी के साथ शेयर ना करें। उसी तरह सैलून्स में या घर में रेजर्स और ब्लेड्स एक दूसरे के साथ शेयर ना करें। उसी तरह से प्री मैरिटल टेस्टिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। शादी से पहले दोनों पार्टनर्स को एक दूसरे के हेल्थ के बारे में और स्पेशली एचआईवी स्टेटस के बारे में मालूम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्री मैरिटल टेस्टिंग के पैकेजेस लैब्स में अवेलेबल होते हैं। स्वानंद पैथोलॉजी लेबोरेटरी में भी ये पैकेजेस अवेलेबल है, जिसमें शादी से पहले आप आपकी पूरी टेस्टिंग, आपकी और आपके पार्टनर की टेस्टिंग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जैसे हम हर शादी के पहले डेस्टिनेशंस डिसाइड करते हैं, मेन्यू डिसाइड करते हैं, कुंडलीज मैच करते हैं, उसी लिस्ट में प्री मैरिटल टेस्टिंग का नंबर सबसे पहला होना चाहिए। एचआईवी किसी को भी हो सकता है, इसलिए यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एचआईवी के बारे में सही जानकारी ले और खुद का बचाव सही तरीके से करें, क्योंकि एचआईवी के बारे में सावधानी ही बचाव है। जाके जाके हम एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश देना चाहेंगे। एचआईवी संक्रमित लोगों को अलग तरह ट्रीटमेंट ना दे, एचआईवी को हेट करे, एचआईवी संक्रमित लोगों को नहीं, एचआईवी संक्रमित लोगों को प्रोत्साहन दे ताकि वो सही तरीके की ट्रीटमेंट ले सके। लव, रिस्पेक्ट एंड सपोर्ट दोज विद एचआईवी।